नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि ये जो एजुकेशनल वीडियोस हम बना रहे हैं इससे आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा, या तो ज्ञान बढ़ रहा होगा, नहीं तो किसी कंपटीशन की तैयारी में मदद मिल रही होगी। आइए आज बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16, 17 और 18 के बारे में। आर्टिकल 16, 17 और 18 आते हैं राइट टू इक्वलिटी में, समानता के अधिकार में। तो जब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की तो इसमें 6 क्लॉज हैं। आइए बात कर लेते हैं एक एक के बारे में। तो आर्टिकल 16 एक कहता है कि स्टेट, राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा सरकारी नौकरी में एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के संदर्भ में। वहीं आर्टिकल 16 तो कहता है कि स्टेट, राज्य कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेजिडेंस के आधार पे। लेकिन जब बात होती है आर्टिकल 16(3) की, तो आर्टिकल 16(3) अपवाद है, एक्सेप्शन है आर्टिकल 16(2) का, और कहता है कि स्टेट, राज्य डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, भेदभाव कर सकता है प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। इसको और संक्षिप्त करने के लिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आर्टिकल 371 में स्पेशल दर्जा दिया गया है 10 प्रदेशों को, आर्टिकल 371A से लेकर आर्टिकल 371J तक। हालांकि स्पेशल दर्जे वाले जो प्रदेश हैं उनको अब खत्म कर दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 371D में स्पेशल दर्जा मिला आंध्र प्रदेश को, जो अभी भी लागू है। तो उसके बेस पे सरकार स्पेशल रिजर्वेशन दे सकती है पर्टिकुलर स्टेट्स को। आगे बात करेंगे तो बात करनी है आर्टिकल 16(4) की, और 16(4) में बताया गया SEBC के बारे में, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन। जी हाँ, सरकार का कहना यह है कि जो पिछड़ा वर्ग है या फिर वह वर्ग जिसका कोई प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनको स्पेशल रिजर्वेशन दिया जा सकता है, उसका प्रावधान बनाया जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए लिखा हुआ है आर्टिकल 340 में कि प्रेसिडेंट ऐसा एक कमीशन बनाएंगे जो बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन करे और फिर उनके लिए रिजर्वेशन डिफाइन होगा। तो ऐसा क्या किया गया? ऑफ कोर्स किया गया। 1953 में पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन बना, जिसकी रिपोर्ट आई 1955 में। इसको हेड कर रहे थे काका कालेकर, और इस रिपोर्ट में जो भी बताया गया, उस रिपोर्ट में जो भी बताया गया उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर दूसरा कमीशन बना बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वो बना 1979 में। कमीशन का नाम था बीपी मंडल कमीशन, और इसकी रिपोर्ट आई 1980 में, जिसके तहत 1990 में 27% रिजर्वेशन दे दिया गया ओबीसीज को। किसने दिया? वीपी सिंह ने दिया। फिर 1991 में नरसिंह राव आ गए, इन्होंने इसको एक्सटेंड किया। 27% रिजर्वेशन तो रहा ओबीसीज का, और 10% उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। तो अब क्या हुआ? अब देश में भूचाल उठ गया। बोला कि भाई ऐसे रिजर्वेशन बढ़ता रहा तो 100 का 100% बढ़ जाएगा, क्या बचेगा फिर सामान्य जनजाति के लिए? तो इसकी कैपिंग होनी ज़रूरी थी। तो 1992 में एक केस हुआ, इंदिरा साहनी केस वर्सेस भारत सरकार, और उसमें 9 जजेस की बेंच बैठी, जिसको हेड कर रहे थे HM कनानी, और उसमें उन्होंने 4 निर्णय दिए, 4 डिसीजन दिए। पहला ये कि उन्होंने कहा कि जो 27% रिजर्वेशन है ओबीसीज के लिए उसको लीगल कर देते हैं, ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन है इसको कैप किया जाए 50% पे, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन एक्सीड नहीं होना चाहिए, और क्रीमी लेयर को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब मसला ये था इसमें कि जो क्रीमी लेयर है उसको क्या डिफाइन करें। तो रामनंदन कमीशन बना 1993 में, उसने डिफाइन किया कि क्रीमी लेयर मतलब जो ए और बी क्लास के कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, या फिर आर्मी में कर्नल या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी हैं, उनको क्रीमी लेयर में माना जाएगा, और उनके बच्चों को कोई भी आरक्षण, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब हुआ क्या? हुआ ये कि संविधान संशोधन हुए, 76वां और 77वां, 76 और 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ? इनकी वजह से बना आर्टिकल 16(4) का सब क्लॉज ए, जो ये कहता है कि जो ST/SCs हैं उनको प्रमोशन में भी मिलेगा रिजर्वेशन, और कोई कैप नहीं है परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन पे। इट इज़ नॉट अबाउट 50%। तमिलनाडु में 69% है। तो उसके बेसिस पे अगर आज देखा जाए तो जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस का मिला के वो बैठता है 59.5%, क्योंकि 15% है SCs का, 7.5% है STs का, 27% फॉर OBCs एंड 10% फॉर EWS। तो जो टोटल परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन है वो है 59.5। ठीक है, ये हुआ कब?
तो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे 76 और 77, 1994 और 1995 में, जिसमें ये कह दिया गया कि जो प्रमोशंस हैं उसमें भी रिजर्वेशन मिलेगा ST/SCs को, और कैप नहीं है परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन पे। ठीक है, 16(5) की बात कर लेते हैं अब। तो आर्टिकल नंबर 16(5) में कहा गया कि रिजर्वेशन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में रखा जाए, यानी कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और वहाँ पे कोई वैकेंसी है तो उसी रिलीजन के आदमी के लिए वहाँ पे जो वैकेंसी है उसको रिजर्व कर दिया जाए। ऐसा प्रावधान लिखा हुआ है 16(5) में। और 16(6) कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 103 जो हुआ 2019 में, उसके तहत EWS को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, दिया जाता है 10% रिजर्वेशन। तो यहाँ कहानी ख़त्म होती है आर्टिकल नंबर 16 की। आज हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17 के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जी हाँ, छुआछूत को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया आर्टिकल 17 के तहत। क्या डेफिनेशन है छुआछूत की? अनटचेबिलिटी की क्या डेफिनेशन है? हमारे संविधान में कोई डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन एक केस हुआ था जयसिंह वर्सेस स्टेट 1976। उसमें एक हिस्टोरिकल मीनिंग निकाला गया कि गांधी जी ने कभी कहा था कि अनटचेबिलिटी इज अ सिन, छुआछूत एक पाप है। तो उसी पे आधार करते हुए ऐसा कहा गया कि 1955 में एक अधिनियम बना, दैट इज अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो अनटचेबिलिटी विल बी कंसिडर एज अ क्राइम, एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, और उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। 89 में एक्ट बना ST/SCs को बेसिकली गार्ड करने के लिए। 76 में सिविल प्रोटेक्शन एक्ट बना और ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट बना। तो इस तरीके से बेसिकली जो अनटचेबिलिटी है उसको एबॉलिश किया गया, और इसके बारे में लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल नंबर 17 में। आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 कहता है कि समानता को मेंटेन करने के लिए कोई भी किसी प्रकार का टाइटल का इस्तेमाल नहीं करेगा। किसी को कोई टाइटल नहीं मिलेगा। मतलब राय साहब थे, चौधरी साहब थे, नंबरदार थे, उन सब को ख़त्म कर दिया गया। सारे टाइटल्स हटा लिए गए कि किसी को कोई टाइटल नहीं मिलेगा एक्सेप्ट स्टेट, आर्मी एंड एजुकेशन। तो एजुकेशन में उपाधि मिलती है डॉक्टरेट की, आर्मी में रैंक्स होते हैं। अकॉर्डिंगली स्टेट, राज्य में अगर कोई टाइटल किसी को दिया जाता है तो उसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के टाइटल को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ है 18(1) में। 18(2) कहता है कि अगर कोई भारत का नागरिक है तो ऐसा नहीं कि वो विदेश जाके कोई टाइटल ले ले, वो भी अलाउड नहीं है। आर्टिकल 18(3) कहता है, तीसरा जो भाग है आर्टिकल 18 का, वो कहता है कि अगर कोई विदेशी भारत में काम कर रहा है तो उसे भी अलाउड नहीं है भाई कि वो कोई टाइटल लगा ले अपने आगे ऐसे ही। हाँ, अगर वो लगाना चाहता है तो उसको पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेनी होगी। सिमिलरली हम बात करते हैं आर्टिकल 18(4) की, जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई भारत का नागरिक है और उसे कोई दूसरा देश कोई टाइटल देना चाहता है, कोई पुरस्कार देना चाहता है, कोई प्राइज़ देना चाहता है, कोई अवार्ड देना चाहता है, तो वो भी अलाउड नहीं है जब तक कि राष्ट्रपति से परमिशन ना ले ली जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आर्टिकल 16, 17, 18 राइट टू इक्वालिटी के बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रह जाता है या कोई आपकी क्वेरी है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम एनहांस कर सकें, इम्प्रूव कर सकें और आपको और अच्छे से डिलीवर कर सकें एजुकेशनल कंटेंट। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक मुहिम है सबको जोड़ने की और सबको एक दिशा देने की, आगे बढ़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।